मैं एक ऐसे कमरे में मौजूद थी जहां लाल रंग की रोशनी के अलावा कुछ भी न था। कमरे का दरवाज़ा बंद था, न तो कमरे में कोई खिड़की थी और न ही कोई रोशनदान जहां से बाहर की रोशनी कमरे में आती, ना ही वहां पर कोई सामान मौजूद था। मैं नीचे फर्श पर लाल चादर अपने ऊपर लपेटे बैठी इधर-उधर देख रही थी। एक जगह मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं सच में यहाँ पर मौजूद थी या फिर मेरा कोई सपना था। थोड़ी देर ऐसे ही देर गुजरती रही जब मुझे इस कमरे से बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगी। यह आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मैं अंदर से काँप गई और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से हिलाने लगी। अभी कोई ही नहीं आ गया था और वैसे ही था। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुला जैसे अभी टूटकर नीचे गिर जाएगा। जब सामने नज़र पड़ी तो सामने का मंज़र देखकर मेरे रहे से होश भी उड़ गए थे, क्योंकि सामने तो मेरा मेरा नाम नैना है और मैं देहरादून में अपनी माँ के साथ एक ऐसी जगह पर रहती हूँ जहाँ पर कोई भी औरत कभी भी रहने के लिए सोच भी नहीं सकती और ना ही कभी भी ऐसा जगह पे अपने लिए बेहतर समझे। मैं अपनी माँ के साथ एक ऐसी जगह पर रहती थी जिन्हें रंगीन और बदनाम गलियों का नाम से जाना जाता है। मेरी परवरिश एक कोठे पे हुई थी, क्योंकि मेरी माँ एक तवाइफ थी और मेरे तवाइफ के घर में जन्म लिया था, इसीलिए न चाहते हुए भी मेरे ऐसे ही माहौल में दिन गुजर रही थी। मगर मेरी माँ ने हमेशा मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी। बाहर के लोगों की नज़र में शायद मेरी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी, मगर मैं जानती थी कि मेरी माँ कितनी अच्छी है और कितनी शरीफ औरत है। मेरी माँ हर समय भगवान को याद किया करती थी और हमेशा प्रार्थना करती कि मेरी बेटी की सुरक्षा करना, उसकी इज्जत को कभी दाग मत लगने देना। मैं अपनी इज्जत को गँवा ही चुकी थी, अपनी बेटी की इज्जत नहीं गँवाना चाहती थी। भगवान मेरी बेटी की इज्जत की लाज रख लेना। भले ही हम ऐसी जगह पर रहते हैं जो लोगों की नज़र में बुरी जगह मानी जाती है, मगर यहाँ रहते हुए भी मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ था कि ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ देखने में बुरी नज़र आती है हकीकत में बुरी ही हो। यहाँ पर रहने वाली सारी औरतें बहुत अच्छी थी और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी और ऐसा नहीं था कि वह अपनी मर्ज़ी से यह काम करती थी। उनकी कुछ मजबूरियाँ थी जो उन्हें इस जगह पर घसीट लाई थी और बेबस हो गई थी। मैं अक्सर अम्मा से पूछा करती कि वह यहाँ कैसे पहुँची, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया था। वह इस बात को हमेशा टाल देती। अम्मा मुझे सारी चीज़ों से बहुत अलग रखती थी और कोठे का पर एक कमरा ऐसा था जहाँ मेरी माँ को दिया गया था, क्योंकि मेरी माँ बहुत सालों से यहाँ पर रह रही थी और कोठे की मशहूर तवायफ थी। मेरा सारा समय इस कमरे में गुजरा था। मुझे पढ़ने लिखने का भी शौक था, इसीलिए अम्मा ने मुझे किताबें लाकर दे दी थी। मेरी अम्मा पढ़ी लिखी थी और शुरू-शुरू में वही मुझे पढ़ाया करती थी। जब मैं खुद ही पढ़ने के काबिल हो गई तो उसके बाद मैं खुद से पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर रहते हुए एक कमरे में ही मेरी अपनी पढ़ाई शुरू की। जैसे ही रात होती थी तो यह जगह रोशनियों से भर जाती थी। हर तरफ रौनक ही रौनक होती, लेकिन वह रौनक मेरे लिए बिल्कुल भी न थी। रात होते ही अम्मा मुझे कमरे से भेज देती और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती और मुझसे कहती कि इस कमरे में भूल कर भी कदम मत रखना। मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें मेरे कमरे में ही रख देती। एक दिन कम से बाहर निकल आई। उन्होंने मुझे यही कहा था कि तुम्हें इसी कमरे में बंद रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रात होते ही मैं कमरे में बंद होती और अम्मा बाहर अपने धंधे पर निकल जाती। जैसे-जैसे समय गुजरता रहा मैं बड़ी होती रही, तो मेरी अम्मा अब और भी ज़्यादा सावधान रहने लगी, क्योंकि मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी। अम्मा को इसी बात का डर था कि अगर गलती से भी यहाँ पर आने वाले ग्राहकों की नज़र मुझ पर पड़ गई तो वह मेरे हुस्न के पीछे पड़ जाएँगे। मेरी माँ क्योंकि यहाँ पर पहले ही मौजूद थी और यहाँ की हर चीज़ को अच्छे से जानती थी और समझती थी। अगर कभी मैं अम्मा से बाहर जाने की ज़िद भी करती
तो वह मुझे चादर में लपेट कर मुझे बाहर ले जाती। वह मुझे यही कहती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी औलाद को ऐसे ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। मैं कमरे में कैद होकर रहना पड़ेगा या फिर ऐसे लोगों की नज़रों से छुपाकर ज़िंदगी गुजारनी होगी। अम्मा अक्सर मुझसे कहती थी कि मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना। मैं जानती थी कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, जो कुछ भी था हालात ही ऐसे थे। अब मैं इससे कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में पूछती थी कि मेरे बाप कौन है और कहाँ रहता है। मेरी माँ के आगे पीछे कोई नहीं था, तो मेरी माँ बात ये सुनकर चुप हो जाती, जबकि उनके चेहरे पर इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह से लगा लेती थी कि यह सवाल उन्हें काफ़ी परेशान और दुखी हो जाता है, मगर कोई जवाब नहीं देती थी। उनकी परेशानी और इस तरह के आदमी को देखते हुए मैंने यह सवाल करना छोड़ दिया। यकीनन मेरे पापा मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए होंगे, इसीलिए तो हम लोग ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीनन वह इस काबिल नहीं थे कि मेरी माँ उनका ज़िक्र करती, तो मैंने भी अब उनके बारे में पूछना छोड़ दिया था। इसी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बना लिया था। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बाहर की दुनिया देखूं और दूसरी लड़कियों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारूं, घर से बाहर जाऊं, दोस्त बनाऊं और उनके साथ वक्त गुजारूं। पर बचपन से ही मेरी ज़िंदगी ऐसी ही गुजरी थी, बंद कमरे में अंदर। यहाँ पर यह दीवारें ही मेरी सहेली थी, क्योंकि यहाँ पर मेरी उम्र की कोई लड़की नहीं थी और जो लड़की थी वह सब नाच गाना करती थी। यहाँ पर रहते हुए अपना अपना धंधा चला रही थी। यहाँ की रहने वाली मेरी हम उम्र लड़कियाँ भी जानती थी कि मेरी माँ मुझे इस धंधे में नहीं उतारना चाहती, इसीलिए वह आते जाते कभी कभार मुझे हाल साल पूछ लिया करती थी। लेकिन मेरे पास ज़्यादा नहीं रुकती थी, कहीं भी उनके रंग में न रंग जाऊं। वहाँ की सारी औरतें लड़कियां मुझे इन सारी बातों से दूर रखने की ही मुमकिन कोशिश करती थी और मैं अब बड़ी हो गई थी तो भी इस बात को समझ गई थी कि मेरी माँ मुझे हर रात कमरे में बंद क्यों करती है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ खुद तैयार होकर सज धज कर मुझे इस कमरे में सुला कर चली जाती थी, जबकि हकीकत तो यह है कि मैं जाग रही होती थी और यही सोचती थी कि अम्मा कहाँ चली जाती है। एक दो बार मैंने पूछा तो माँ कह देती कि वह किसी शादी में जा रही है, जल्दी ही वापस आ जाएगी। मगर बड़े होने पर मुझे समझ आ गया था कि मेरी माँ समय मुझसे झूठ बोलती थी और यह बात मैं भी जानती थी कि मेरी माँ काम शौक में नहीं करती है। वह खूबसूरत और मेकअप भरे चेहरे से पीछे दर्द की जो तकलीफ़ें और मजबूरियाँ होती हैं वह मैं महसूस कर सकती थी, इसीलिए कोई भी बेकार के सवाल करके उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। मेरी माँ ने हमेशा से मुझे पर्दों में छुपा कर रखा था। एक दिन इस कोठे पर मालकिन मेरे कमरे में आई और मुझे एक जोड़ा दिया जो देखने में बहुत खूबसूरत था। उसके साथ कुछ जेवरात भी थे। जब उन्होंने कहा कि यह सब कुछ तुम्हारे लिए है, लेके आई हूँ, सब कुछ तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, तो वह सारी चीज़ें को देखकर मैं बहुत खुश हो गई और हैरान भी हो गई। कोठे की मालकिन पहले तो वह कभी भी यहाँ नहीं आई थी और ना ही मुझे कोई गिफ्ट दिया था। मुझे उस औरत से बहुत डर लगता था क्योंकि वह बहुत ही गुस्से वाली मगर मुझे तो बहुत ही नमी और मोहब्बत से बात कर रही थी, इसीलिए मैंने उसे लाए हुए गिफ्ट स्वीकार कर लिए। जब वह खड़ी रही और उसने मुझे कहा कि अभी के अभी यह कपड़े और सारी चीज़ें पहन कर दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे दिया हुआ तोहफ़ा तुम्हें ऊपर कैसा लगता है। अम्मा इस समय कमरे में मौजूद नहीं थी, इसीलिए उनके कहने पर मैंने वह जोड़ा पहन लिया और जेवरात उन्होंने मुझे पहनने के लिए दिए वह भी पहन लिए। मैंने उनको अपने आप को आईने में देखा तो मैं वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह औरत मुझे देखती रह गई, कहने लगी वह चौदवी का चांद हो, एक ऐसा अनमोल हीरा हो, तुम्हारी माँ कमरे में छुपा कर रखा है, मुझे पता नहीं था। अरे तुम्हारी वजह से तो मेरे कोठे पे बाहर ही बाहर हो जाएगी। और तभी मेरे हाथ पकड़कर बाहर ले आई। तभी अचानक अम्मा आ गई और मुझे देखकर उनके हाथ में जो भी सामान था नीचे गिर गया। वह जल्दी से भागकर मेरे पास आई। उन्होंने मेरे हाथ उस औरत से हाथ से छुड़वाया और मुझे कमरे के अंदर ले गई। उन्होंने फ़ौरन मेरे ऊपर से वे सारे जेवरात खींच खींच कर उतारना शुरू कर दिए और कहा कि आज के बाद इन चीज़ों के हाथ मत लगाना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से अम्मा को क्या हो गया है। आंटी तो मुझे इतनी मोहब्बत से
इतने सारे गिफ्ट दिए हैं, मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन माँ का गुस्सा देखते हुए मैंने फ़ौरन ही वह सारी चीज़ें उतार कर अम्मा को दे दी। अम्मा ने मुझे कहा, अब सब तुम्हारा लिए तोहफ़े नहीं थे, बल्कि वह औरत अब तुम्हें भी इस कोठे पर बिठाना चाहती है और धंधा करवाना चाहती है। वह तुम्हारी खूबसूरती से पैसे कमाना चाहती है, इसीलिए उसने यह सब कुछ किया है, मगर मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूँगी। उस औरत ने अम्मा को यही कहा कि तुम बेवकूफ़ी कर रही हो साधना, इस तरह अपनी बेटी को पर्दे में छुपा कर रखोगी तो कमरे में कैद कर कर रखोगी, तब भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम भी शरीफ आदमी यहाँ आकर अपनी शादी करके ले जाएँगे। तुम्हारी बेटी पूरी ज़िंदगी इसी कमरे में सड़ती रहेगी, लेकिन कभी किसी के घर की इज्जत नहीं बनेगी। इससे बेहतर है कि तुम अपनी माँ की तरह खुलकर ज़िंदगी गुजारने दो और हालात को समझौता करने पर दो। नसीब में जो लिखा हुआ है उसके साथ वही होकर रहेगा, और तेरी बेटी के नसीब भी तेरी अपनी माँ की तरह मर्दों की रातें रंगीन करना लिखा है। इस बात को मान लो कि अगर तुम तवाइफ हो तो तुम्हारी बेटी भी तवाइफ ही बनेगी, फिर चाहे तुम कितना भी छुपा कर क्यों ना रख लो। इससे कुछ नहीं होगा। तुम जिस तरह जगह पर रहती हो वह औरतों की बदकिरदार ही समझा जाता है, उन्हें इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता, भले ही वह चाहे कितनी भी पवित्र क्यों ना हो। मेरी अम्मा उनकी सारी बातें खामोशी से सुनती रही, और अम्मा ने साफ कह दिया कि आज के बाद मेरी बेटी के बारे में ऐसा कुछ भी मत सोचना। मैं इसे इसी कमरे में सारी ज़िंदगी बिठा कर रखूँगी, लेकिन इसे लोगों के सामने पेश नहीं करूँगी, और यह मेरा आखिरी फ़ैसला है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मैंने गुजारी है वैसी ज़िंदगी मैं कभी भी अपनी बेटी को गुजारने नहीं दूँगी। फिर मेरी माँ मुझे सीने से लगाकर रोने लगी। रोते हुए वह कहने लगी, वह ज़रूर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है, वह एक दिन ज़रूर आएगा, मेरी बेटी की ज़िंदगी में भी बाहर आएगी, वह ज़रूर आएगा। मैं अपनी माँ की हैरत से देख रही थी, आखिर कौन आएगा? मैंने माँ से पूछा, माँ किससे बातें कर रही हो? तो माँ रोते कहा कि देखना, एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, तुम भी किसी के घर की इज्जत बनोगी। माँ की बात को मुझे समझ में आई थी, लेकिन माँ की हालत को देखते हुए मैंने कुछ पूछना सही नहीं समझा। मुझे अब सारे मामलात समझ आने लगा था, मगर मैं भी इस मामले से कुछ कर नहीं सकती थी। यह बात सच थी कि मैं एक तवाइफ की बेटी हूँ और मेरी ज़िंदगी यही है। मुझे यह कोठे पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारने देनी है। यह बात भी सच है कि यहाँ पर आकर कोई भी शरीफ आदमी मेरे हाथ नहीं थामेगा, और हो सकता है कि औरत के कहने अनुसार मेरी सारी ज़िंदगी इसी चारदीवारी में, इसी कमरे में कैद होकर गुजर जाए, मगर मुझे यह भी मंजूर था, क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ थी और मेरी माँ के साथ के लिए सबसे ज़रूरी था। उन्होंने जिस तरह से मेरी सारी ज़िंदगी मुझे बुरी नज़रों से बचा कर रखा है, मैं भूल नहीं सकती, और ना ही अपनी माँ को कभी छोड़ सकती थी। वक्त इसी तरह से गुजरा जा रहा था। फिर एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मुझे बाहर से एक लड़की भागती हुई मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, तुम्हारी माँ अचानक न जाने क्या हो गया है, तुम्हारी माँ बेहोश होकर गिर गई है। उसकी यह बात सुनते ही मैंने सारी चीज़ें वहीं पर छोड़ दी और भागते हुए कमरे से बाहर निकल आई और सीढ़ियों से नीचे बड़े हॉल में पहुंची तो देखा मेरी माँ एक कुर्सी पर अपना सर पकड़कर बैठी हैं और कुछ लड़कियां अम्मा के आसपास जमा हैं। मैं फ़ौरन उनके पास गई तो अम्मा मुझे देखकर एकदम घबरा गई। उन्होंने फ़ौरन मुझे ऊपर जाने के लिए कहा। अम्मा ने इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जब उन्होंने मुझे गुस्से से कहा तो मैं जाने लगी। वहीं सामने आते एक आदमी ने मुझे देख लिया। वह आदमी कोई ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं था, वह खूबसूरत नौजवान था। मैंने बस एक नज़र में ही उसे देखा था और फ़ौरन उसका चेहरा छुपाकर वहाँ से ऊपर भाग गई। उस आदमी ने थोड़ी देर के लिए ही मुझे देखा था। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उसे लड़की को मुझे गौर से देखा था। मैं तो यह समझ रही थी कि शायद बस यूं ही अचानक से उसकी नज़र मुझ पर पड़ी होगी। मैंने तो उसके देखने से पहले ही अपना चेहरा छुपा लिया था, मगर यह सच था कि वह मेरे ऊपर नज़र पड़ चुकी थी। वह मुझे गौर से देख चुका था और यह बात का सबूत अगले ही दिन मिल गया था जब उसे लड़के ने
आकर अम्मा को मेरा सौदा करना चाहा। उस लड़के ने मुझे एक ही नज़र में देख लिया था और मेरे हुस्न पर आशिक हो गया था। इस वजह से उसने अगले ही दिन आकर मेरी माँ से मुझे खरीदना चाहा और यही कहा कि वह मेरी मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। लेकिन बस मुझे यह लड़की चाहिए। यह बात सुनते ही मेरी माँ फ़ौरन इनकार कर दिया। मेरी माँ कभी भी पैसों के लिए मुझे यहाँ किसी के हाथ में बेचना नहीं चाहती थी, जबकि वह लड़का पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने अम्मा को बहुत बार कहा मगर माँ ने इनकार कर दिया। तो आखिर में उसने मेरी माँ को अलग कमरे में ले जाकर न जाने ऐसा क्या कहा कि मेरी माँ बेहद खुश हो गई और फिर फ़ौरन ही मान गई। मैं भी इस बात से हैरान थी कि मेरी माँ ऐसे कैसे इस बात पर राज़ी हो गई, लेकिन माँ इस बात पर राज़ी हुई थी कि वह आदमी मुझसे पहले शादी करना चाहता था और फिर इस बात पर मेरी माँ ने हाँ कर दी और मुझे समझाया कि चिंता मत करो, तुम्हारे आगे ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। उन्होंने बहुत सोच समझ कर ही यह फ़ैसला किया होगा। मेरी माँ कहने लगी, अगर तुम्हें मुझ पर ज़रा-सा भी भरोसा है तो मेरी बात मान लो। जैसे मैं तुम्हें करने को कह रही हूँ वैसे ही करो। आज से पहले मैंने कभी भी अम्मा को इतना खुश नहीं देखा था जितनी खुशबू आज लग रही थी। उस आदमी ने ऐसा भी अम्मा से क्या कह दिया था कि जिसकी वजह से इतनी खुश थी। खैर माँ की खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी, क्योंकि आज तक माँ के लिए मैंने बहुत कुछ किया था। अपने आप को पीछे छोड़कर मेरी माँ मेरी चिंता करती थी तो उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती थी। और फिर अगले ही दिन उस लड़के के साथ मेरी शादी कर दी गई। उसी दिन अम्मा ने मुझे इस इंसान के साथ विदा कर दिया। सारी लड़कियां हैरान थी कि मेरी किस्मत पर जल रही थी। उन्हें तो यही लगा था कि आखिर मेरा अंजाम भी यही होगा कि मेरी माँ थक हार कर मुझे भी उस कोठे पर बिठा देगी। लेकिन मैं तो बाकी उस कोठे पर रहते हुए एक अच्छी किस्मत लेकर आई थी कि एक अमीर और खूबसूरत नौजवान लड़का मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो गया था। मुझसे शादी कर भी ली थी और मुझे अपनी पत्नी बनाकर विदा करके यहाँ ले जाने के लिए तैयार था। लेकिन यह मेरी भूल थी। अभी तो मेरी मुश्किलों का सिलसिला शुरू हुआ था। अ, मैं नहीं जानती थी कि मैं किस बदलाव में मझधार में फँस जाती जा रही हूँ। अम्मा ने मुझे उसके साथ विदा कर दिया और मुझे कोठे से सीधा एक खूबसूरत सा घर लेकर आया। यकीन नहीं उसी घर का था। हाँ, मैं उसके घर में गौर से देख रही थी। आज से पहले मैं बाहर की दुनिया देखी कहाँ थी। जिन गलियों में हम लोग आए थे उन गलियों में कभी देखा नहीं था। अपने उस कमरे में चारदीवारी और कोठे के अलावा किसी और जगह को कभी नहीं देखा था। मेरे लिए सब कुछ नया और खूबसूरत था। ये बात मैं बहुत खुश हो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी आगे की ज़िंदगी अच्छी गुजरे। घर के अंदर दाखिल होते ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले जाने लगा। वह तेज़-तेज़ कदमों से चलता हुआ मुझे अपने साथ ले जा रहा था, जबकि मैं जल्दी-जल्दी में बड़ी मुश्किल से उसके साथ चल रही थी। एक कमरे के बाहर जाकर उसने मेरा हाथ छोड़ा और वहीं पर रुक गया और गौर से मुझे देखने लगा। उसकी आँखों में न जाने ऐसा क्या था कि मैं पूरी की पूरी काँप गई थी। उसकी आँखें गुस्से की वजह से लाल हो रही थी। मेरी जान तो तब निकली जब उसने अपने दूसरे हाथ में मौजूद पिस्टल मेरी तरफ की और मुझसे कहा कि इस खूबसूरत शक्ल पर आशिक नहीं हुआ हूँ, बल्कि वह चाहे तो अभी खड़े के खड़े मेरा हुलिया बिगाड़ देगा। यह कहकर वह ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा। उसके बाद उसने कहा कि आज का दिन अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन समझो, क्योंकि आज के बाद तुम ज़िंदा नहीं रहोगी। इतना कहकर उसने अपनी पिस्तौल मेरी तरफ की इस तरह से की कि जैसे अभी वह मुझे गोली मार देगा। मगर गोली लगने से पहले मैं ही बेहोश होकर ज़मीन पर गिर चुकी थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो वापस आई तो कमरे में मौजूद थी, जहाँ पर लाल रंग की रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं था। कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं यही सोच रही थी कि क्या मैं ज़िंदा हूँ या फिर उस इंसान ने मुझे अपनी गोली का निशाना बना दिया है। थोड़ी ही होश-हवास ठीक हुए थे कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं ज़िंदा हूँ और उस कमरे में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था। मैं नीचे फ़र्श पर ही बैठी हुई थी और अपना लाल दुपट्टा ओढ़े बैठी हुई थी, क्योंकि मेरे माँ ने विदा करते हुए मुझे लाल रंग का दुपट्टा मेरे ऊपर डाल दिया था। मुझे अपनी
माँ की याद आने लगी। उन्होंने क्या सोचकर मेरी शादी की थी और अपने घर में खुश रहूँगी, लेकिन उस इंसान ने यह सब किया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह से मेरी माँ यहाँ पर आ जाए और मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाए। मुझे नहीं मालूम था कि वह इंसान मेरे साथ क्या करेगा। मुझे उस कमरे के बाहर से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी थी। शोर की आवाज़ सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गई और अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा ऐसे ज़ोर से हिलने लगा जैसे अभी टूट जाएगा। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और जब सामने मेरी नज़र आई तो मेरा गला सूख गया, क्योंकि वही इंसान मेरे सामने मौजूद था जिसने मुझे मारने की धमकी दी थी। आखिर उसने मुझे मारने की धमकी क्यों दी है, यह बात अभी तक मैं जान नहीं पाई थी। अभी तक उसके हाथ में ही पिस्तौल थी। वह कमरे में दाखिल हुआ और उसने बालों से पकड़कर मुझे बेदर्दी से उठाया और मेरा सर दीवार के साथ मारना शुरू कर दिया। जब वह अपना गुस्सा निकाल चुका था तो कहने लगा, मैं गलती कर रहा हूँ जो कल तुम्हें अपनी जान से मारने की सोच बैठा। अरे तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि पहले तुम्हारी खूबसूरती का चखा तो जाए, उसके बाद तुम्हें इस दुनिया से दूर करूँगा। ऐसा कहकर उसने मेरे ऊपर से दुपट्टा उतार कर फेंक दिया। वो मेरे करीब आ गया, कहने लगा, पहले तुम्हारे साथ सुहागरात मना लूँ भाई, मेरी शादी हुई है तुम्हारे साथ तो इतना हक तो बनता है। मैं उससे डर कर दीवार के साथ लग चुकी थी, लेकिन वह मेरे बहुत करीब आ चुका था और मुझे अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ चुका था। मैं उसके शिकंजे से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं एक कमज़ोर सी लड़की उसे मजबूत मर्द के सामने कुछ भी न कर सकी। शादी की पहली रात का नक्शा जो मेरे दिमाग में खिंचा हुआ था, वह या शादी की पहली रात उसे बिल्कुल भी उलट थी। उस दर्द इंसान ने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई। उसने अपने हाथ से पकड़ी हुई सिगरेट मेरे हाथ और बाजू पर जलानी शुरू कर दी। अब वह कमरे में मेरी दर्दनाक चीखों के साथ उस इंसान के कहे भी गूंज रहे थे। जाने वह कितनी देर से ऐसे ही मुझ पर जुल्म करता रहा और फिर मुझे यहाँ मारने के लिए छोड़कर चला गया। मुझे नहीं पता था कि उसे कमरे में कितने दिन गुजर गए। एक इंसान रोज़ इसी तरह से कमरे में आकर मुझ पर जुल्म करता और अपनी दरिंदगी का निशान बनाकर चला जाता। उसके बोलने का अंदाज में अजीब तरह की नफ़रत सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ दिनों तक शायद उसके जुल्म सहते रहते मैं मर जाऊंगी और कोई भी मुझे बचाने वाला नहीं आएगा। मुझे लगने लगा था जैसे मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि न तो उसे कमरे से निकलने का कोई रास्ता था और न ही यहाँ से के भाग कर कहीं जा सकती थी। और बहुत बड़ा घर था, उस इंसान ने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि वह इंसान मेरे साथ सब कुछ क्यों कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं वह किसी बात का गुस्सा निकाल रहा हो। मेरी माँ ने उसे सौदा नहीं किया था, क्योंकि वह कोई इतनी बड़ी बात न थी कि जिसकी वजह से वह इंसान मेरे ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म सितम करता। मैं उसे हाथ जोड़कर दया की भीख मांगती रही कि मेरे ऊपर जुल्म मत करो, अब और ज़्यादा नहीं सह सकती। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मुझे इतनी तकलीफ़ पहुंचा रहे हो। तो वो बुरी तरह से हंसने लगता और कहता, तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाकर मैं उस इंसान से तकलीफ़ पहुंचा रहा हूं जिसने मेरा सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। उसने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली, उसने उसकी खुशियां छीन लूँगा। तुम चिंता मत करो, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें खुद उसके पास पहुंचा दूंगा। मेरा बदला पूरा हो चुका है। मैं उसकी मोहब्बत को दाग-दाग कर दिया है। उसकी यह उलझी हुई बातें मेरे सर से ऊपर से गुजर जाती। मुझे कुछ समझ नहीं आता, यह किसकी बात कर रहा है। मेरी माँ भी मुझे अभी तक मिलने नहीं आई थी। शायद वह आती होगी, लेकिन यह घटिया आदमी उसे कोई ना कोई झूठा बहाना कर देता होगा। मैं अपनी माँ को याद करती और भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान किसी को मेरी मदद के लिए भेज दे। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली और इंसान ने इतने जुल्म मेरे ऊपर किए थे कि हालत बहुत ख़राब हो गई और मुझे लगा कि जैसे मैं शायद ज़िंदा ही नहीं रहूँगी। उसी रात जब वह मेरे करीब आया तो सितम सहते सहते बेहोश हो चुकी थी। वह मुझे होश में आया तो मैं अस्पताल में मौजूद थी और मेरी माँ मेरे पास मौजूद थी। उसके साथ एक लड़का भी था, ऊंचा लंबा कद, गोरे चिट्टा रंगत का मालिक। वह लड़का देखने में बहुत खूबसूरत
था जिसे मैं यहाँ से पहले कभी नहीं देखा था, ना ही मैं उसे जानती थी। मेरी माँ मुझे इस तरह को देखकर रो रही थी, जबकि वह लड़का उन्हें तसल्ली दे रहा था, यही कह रहा था कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था यह सब कुछ क्या हो रहा है। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। जब मैं कुछ ठीक हुई तो मुझे मेरी माँ घर ले आई। यह घर किसका था और यहाँ हम कहाँ से आए थे, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वह मुझे सब कुछ बताएगी। यह घर उसी लड़के का था जो अस्पताल में हमारे साथ था। अम्मा ने मुझे बताया कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया था। आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, अपने अतीत के बारे में हर वह हकीकत बताऊंगी जो तुम जानना चाहती थी। उसके साथ ही मैं अम्मा से यह भी पूछा था कि उस आदमी ने आप क्या ऐसा कहा था, आखिर आप मेरी शादी उस आदमी से करने को राजी क्यों हो गई। तब अम्मा ने मुझे सारी कहानी बतानी शुरू की। अम्मा ने बताया कि बड़े जमींदार घराने की बेटी थी और शहर में पढ़ाई करने के लिए आई थी। उस दौरान मेरी मुलाकात एक लड़के से हो गई। वह लड़का इसी शहर में रहता था और उसका नाम अमर था और वह भी पढ़ाई करता था। मुझे अमर से मोहब्बत हो गई और अमर ने मुझसे शादी करना चाहता था, मगर मैं यह नहीं भी जानती थी कि मेरे घर वाले कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। जबकि मैं अपने घर वालों को बताए हुए लड़के से कैसे स्वीकार कर सकती थी जब मैं किसी और से मोहब्बत करती थी। इसीलिए मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं घर छोड़ दूँ। इसीलिए रात के अंधेरे में मैंने शादी के एक दिन पहले ही अमर के साथ अपना घर छोड़कर भाग आई। अमर की शादी कर ली, अमर के साथ बहुत खुश रहने लगी। 1 महीना इसी तरह गुजर गया, जब एक दिन अमर मुझे यह कहकर अपने साथ घर ले आया कि वह उन्हें अपने किसी रिश्तेदार से मिलवाने ले जा रहा है। और इस तरह धोखे से अमर ने मुझे लाकर इस कोठे पर बेच दिया और मेरे सारे जज्बात और पैसे लेकर भाग गया, जेवरात और पैसे लेकर भाग गया। मुझे यहीं पर सारी उम्र रहने के लिए छोड़ दिया। मुझे न चाहते हुए भी इस हकीकत को मानना पड़ा। वहीं पर मेरी मुलाकात अनीता से हुई। वह भी मेरी तरह इस कोठे पर ज़िंदगी गुजार रही थी। उसके साथ 5 साल का उसका बेटा था। वह बचपन से ही इस कोठे पर रह रही थी। फिर एक सेठ ने उसे पसंद किया और उसकी शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही इस कोठे पर आई और अनीता जब तलाक लेकर कोठे पे गई तब उसे पता चला कि वो पेट से है, माँ बनने वाली है और कुछ महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। जब मेरी माँ को भी कोठे पर लाया गया उसने माँ समझा और अब इस हकीकत को मानने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वह इसे स्वीकार करने लगे। मेरी माँ की उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और उन दोनों बहनों जैसी मोहब्बत पैदा हो गई। कुछ समय गुजरात ने के बाद जब मेरी माँ ने हकीकत को स्वीकार कर लिया और उन औरतों के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे, कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि वे उम्मीद से हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का खुश होना चाहिए या फिर दुख मनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मुझे जन्म दिया। उसके साथ ही खुद से यह भी वादा किया कि वह कभी भी अपनी इस ज़िंदगी का असर मेरे ऊपर नहीं पड़ने देंगी। जब मैं उनकी ज़िंदगी में आई तो उनकी सहेली अनीता को भी मैं बहुत अच्छी लगी। उन्होंने उसी समय अपने 5 साल के बेटे से मुझे मांग लिया था। यही कहा था कि बड़े होने के बाद दोनों बच्चों को आपस में शादी करवा देंगे। मेरी माँ ने भी वादा किया कि मैं कभी भी अपनी बेटी को कोठे वाली ज़िंदगी नहीं जीने दूंगी। हमेशा तुम्हारी अमानत समझकर इसकी परवरिश करूंगी, इसकी इज्जत को संभाल कर रखूंगी। मेरी माँ और अनीता आंटी को विश्वास था कि जब उनका बेटा बड़ा होगा तो वह हम लोगों से संभाल लेगा और यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। यही उम्मीद से वह ज़िंदगी गुजरने लगी। लेकिन एक अमीर आदमी की नज़र अनीता आंटी पर पड़ गई और वह आंटी को पसंद कर बैठा और शादी की पेशकश कर दी। 2 साल की थी उस समय और अनीता आंटी का बेटा 7 साल का हो चुका था। जब अनीता आंटी को एक अमीर आदमी ने पसंद कर लिया और शादी की जिद करने लगा तो आंटी भी कुछ
सोचते हुए उस आदमी से शादी कर के लिए हाँ कर दी। आंटी के साथ-साथ आदमी ने उसके बेटे को भी स्वीकार करने के लिए राज़ी हो गया। शादी करके आंटी कोठे से चली गई, मगर जाते समय उन्होंने यही कहा कि वह अपनी अमानत को एक दिन लेने ज़रूर आएँगी। इसीलिए माँ मुझे सब लोगों की नज़र से दूर रखती थी और दिल में कहीं न कहीं सुकून था कि एक दिन उसकी सहेली का बेटा उसकी बेटी को ब्याहने के लिए ज़रूर आएगा। आंटी ने से मेरी माँ की कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, लेकिन मेरी माँ जानती थी कि वह ज़रूर अपना वादा निभाने के लिए वापस आएगी। और फिर एक दिन वह लड़का उस कोठे पर आया जो देखने में बड़े घर का लगता था। उस लड़के को मैं पहले से नज़र में ही पसंद आ गई और उस लड़के ने मेरी माँ से मेरे सौदे की बात की तो मेरी माँ ने इनकार कर दिया। तो उसके बाद उसने मेरी माँ को अलग कमरे में ले जाकर कहा कि वह अनीता का बेटा है और मेरी माँ ने भी मुझे यहाँ भेजा है। उसकी माँ मर चुकी है, उसका बाप का भी मौत हो चुकी है। उसने मेरी माँ को बचपन की तस्वीर दिखाई और यह बनाई हुई गई थी। मेरी माँ को विश्वास हो गया कि अनीता का ही बेटा है, इसीलिए मेरी माँ खुश हो गई और खुशी-खुशी मेरी शादी उससे करने के लिए राज़ी हो गई। लेकिन उसे इंसान ने मेरी माँ को धोखा दिया। हकीकत में वह मेरी माँ की सहेली का बेटा नहीं था, बल्कि अनीता आंटी का सौतेला बेटा था। हकीकत यह थी कि जब अनीता आंटी की शादी उस अमीर आदमी से हो गई तो अनीता आंटी का यह सौतेला बेटा जिसका नाम विक्रम था, उस अनीता आंटी के बेटे जिसका नाम राजीव था, दोनों से नफ़रत करने लगा था। उसे लगता था कि इन दोनों ने आकर मेरे बाप को मुझसे छीन लिया है। विक्रम गलत आदतों का भी शिकार था। अपने बाप और उसकी सारी दौलत को जुए में, शराब में लुटा रहा था। एक दिन नशे में पड़ा रहता था। विक्रम के पापा अब विक्रम के बजाय राजीव को ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। उसे ही अपना बेटा मानने लगे, क्योंकि राजीव अपने बाप को बहुत ही सम्मान करता था, पढ़ाई में तेज था और कोई भी गलत आदत उसके अंदर नहीं थी। जब विक्रम ने अपने बाप का झुकाव राजीव की तरफ देखा तो गुस्से में आकर और भी भर उठा। उस दिन अनीता आंटी अपने बेटे राजीव के साथ कहीं जा रही थी, लेकिन एन टाइम पर राजीव ने किसी दोस्त ने कॉल आ गया और जिसकी वजह से राजीव अपनी माँ के साथ नहीं आ पाया और आंटी के पति के साथ गाड़ी में गई। विक्रम को लगता था कि गाड़ी में राजीव और उसकी माँ गई हैं, इसीलिए उन दोनों को जान से मारने के इरादे थे। उसने गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। मौके पर ही अनीता आंटी और उनके पति की मौत हो गई। विक्रम को लगा कि उसने अनीता और उसके बेटे को पत्ता साफ कर दिया है, लेकिन अनजान में उसने अपने बाप को भी मार बैठा था। विक्रम के बाप ने करने से पहले ही सारी जायदाद राजीव के नाम कर दी थी, क्योंकि उसे पता था कि विक्रम सारी जायदाद जुए और शराब की लत में उड़ा देगा। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि विक्रम को महीने का खर्च दिया जाए, वह भी लिमिटेड। और इस बात से विक्रम गुस्से में भरा बैठा था। उसे इस बात का पहले से ही पता था कि राजीव किसी लड़की को पसंद करता है और उस लड़की से रिश्ता अपनी माँ के बचपन में ही जोड़ रखा है। उसकी तस्वीर भी वह अपनी सौतेली माँ के कमरे में देख चुका था। वह कमरे में उसे तस्वीर निकाल ली और फिर बस कोठे पर पहुँच गया। झूठी कहानी बनाकर उसने मेरे साथ शादी कर ली। इस तरह वह मुझे बर्बाद करके राजीव की तकलीफ़ पहुँचाना चाहता था। हकीकत में अम्मा की सहेली अनीता का बेटा राजीव यह लड़का था जिसके घर में हम आज रह रहे थे। राजीव ने मेरी माँ को बताया कि मेरी माँ बचपन से ही मुझे तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बता दी थी। तुम्हें मेरी सहेली के बेटे से ही शादी करनी ही है। वह तुम्हारी अमानत है और उसे तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर लाना है ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी माँ अपने दोस्त से किया हुआ वादा हर हाल में निभाना चाहती थी। मेरी माँ ने बचपन से ही यह बात मुझे बता रखी थी कि मैं अपने मन में यही ठान चुका था कि माँ की बताई हुई लड़की से ही शादी करूँगा। मरने से पहले मैंने अपनी माँ को वादा भी किया था कि मैं उसके वादे को अपनी सहेली के लिए पूरा ज़रूर करूँगा। अभी मैं अपने बाप के बिजनेस को सेट करने में लगा था कि जैसे ही बिजनेस सेट हो जाएगा
मैं सुरभि का हाथ मांगने ज़रूर आता, लेकिन इससे पहले ही विक्रम ने सब कुछ कर दिया था। विक्रम 3 दिन तक यहीं घर में ही में इन आदमियों से कहकर विक्रम की खोजबीन कराई थी। तब मुझे पता चला कि विक्रम ने एक लड़की को हमारे दूसरे घर में कैद करके रखा हुआ है। मैं तुरंत ही वहाँ पहुँच गया और तुम्हें वहाँ से निकाल कर अस्पताल लेकर आया, क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी। विक्रम को मैं पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसकी खातिरदारी से सारा सच बता दिया। इस तरह से मैं तुम्हारी माँ को भी लेकर आया। सारी गुत्थियाँ सुलझ गई थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि अब हम क्या करेंगे, फिर भी हम इस कोठे पर जाएंगे। राजीव ने कहा, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सारी यहीं ही रहेंगी। और जैसे कि मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा, उस वादे को निभाने के लिए आज भी तैयार हूँ। राजीव की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और कहा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ राजीव। विक्रम ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी नज़र अपने शरीर पर लगे जख्मों की तरफ उठ गई थी। मेरी आंखों में आए आंसू राजीव ने साफ किए और कहा कि विक्रम ने उसके लिए किए की सज़ा मिल गई है। जल्दी ही तुम्हें उसे तलाक मिल जाएगा। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। मैं अपनी माँ की तरफ देखा तो मेरी माँ ने मुझे तसल्ली दी। मैं भी हालात के आगे खुद को झुकावा दिया और राजीव से शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों में मेरी और राजीव की शादी हो गई। ज़िंदगी आप बहुत सुकून से मेरी और राजीव की शादी बहुत सुकून से हुई और ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी। मेरी माँ मेरे साथ ही रह रही थी और अब हमारा परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और राजीव जैसे इंसान के लिए एक कमेंट ज़रूर करना कि उस जैसे इंसान भी इस दुनिया में अभी तक हैं। और हाँ, मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।